और एग्ज़ाम में जैसे ही पेपर ओपन हो थोड़ा सा जो लाइंस लिखी रहती है इंस्ट्रक्शन उनको जरूर ध्यान से देख लें। अगर कोई शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो उनको बस एक बार वर्बली देखना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर नहीं बैठ जाना कि मेरा वो कंटेंट पूरा नहीं हो पाया या वो कंटेंट पूरा नहीं हो पाया कि यार कैसा होगा क्या होगा। तो मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा एक लिस्टिंग कर लें कि कल का क्या क्या काम आपको करना है। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे जो एंट्रीज है वो आपको ढंग से रखनी है। हमें जिस तरह के क्लोथ वियर करने हैं, पहन के जाने हैं, वो एज इट इज़ जो गाइडलाइंस मिली हैं उनको फॉलो करना है। और एडमिट कार्ड पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उन 100% उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर कल की रात क़यामत की रात, यानी आज की रात क़यामत की रात हो जाएगी वो, तो रात भर बच्चा सोता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेनी है हर बच्चे को। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का ये छोटा सा सेशन हम नीट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे कलीग हैं विजय सोनी सर। हेलो। तो आज हम बेसिकली आपको बताने जा रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसके पहले, उस एग्ज़ाम के दौरान और उस एग्ज़ाम के बाद आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है या क्या फॉलो करना है। ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड 3 बातें मैं और मेरे कलीग डिस्कस करेंगे। सर ये 3 बातें हैं बेसिकली एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम के बाद। बिफोर एग्ज़ाम बच्चे को क्या करना है, पेरेंट्स को क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तो बच्चा ही है, बिल्कुल उस बच्चे को क्या ध्यान रखना है एग्ज़ाम के दौरान, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चे और पेरेंट्स को और टीचर्स को कैसा क्या बिहेव करना चाहिए, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जी। और दूसरी बात सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो अभी कल होगा जी, उससे पहले अब बच्चों को क्या करना चाहिए। आई मीन बिफोर एग्ज़ाम कुछ चीज़ें आप सर ज़रूर बताइए। सर इसमें कुमाऊं सर पे ये रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले अब ऑलमोस्ट 24 आवर्स बचे हुए हैं अब बच्चों के पास, और इन 24 आवर्स के अंदर ऐसा कोई विशेष हमें कुछ, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो विशेष कुछ करना नहीं है अपने को। अगर कोई शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो उनको बस एक बार वर्बली देखना है, गो थ्रू होना है, बस इतना ही करना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर नहीं बैठ जाना कि मेरा वो कंटेंट पूरा नहीं हो पाया या वो कंटेंट पूरा नहीं हो पाया। जितना हो गया है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि यस मैंने जो अब साल भर मेहनत की है वो बेस्ट एफर्ट्स मैंने किए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गर्मियों का मौसम आ गया है तो हाइड्रेशन का बहुत अच्छे ध्यान रखें बच्चे। और साथ में कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर कल की रात क़यामत की रात, यानी आज की रात क़यामत की रात हो जाएगी वो, तो रात भर बच्चा सोता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेनी है हर बच्चे को, जिससे कि वहाँ अपने ब्रेन को मैक्सिमम एक्टिवेशन मोड पर ले जाकर हम अपने बेस्ट एफर्ट्स कर पाएँ। और एग्ज़ाम से पहले ऐसा कोई किसी नेगेटिव पर्सन से बातचीत नहीं करनी है कि तूने वो किया क्या भाई, आपने वो पढ़ लिया क्या, वो तूने नहीं पढ़ा, अरे वो पढ़ा क्या, नहीं कुछ नहीं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स कीजिए, जितने हम कर चुके हैं एफर्ट्स उस पर भरोसा रखिए। बस इतना ही बच्चों को बस सजेशन देना चाहूँगा। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एकेडमिक कुछ नहीं सोचना है, बल्कि नॉन एकेडमिक हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल। हमारा डेली रूटीन है, आज से कल तक का जो समय है वो बहुत अच्छा बीतना चाहिए। उसमें आराम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारा ट्रैवल भी कर रहे होंगे, आपको एग्जाम सेंटर तक भी जाना है, आप उस सिटी में भी जाएंगे, तो जो ट्रैवल है उसको भी ध्यान से करना है। और आपने कहा भी सही, हाइड्रेट, तो पानी लगातार पीते रहना, अपनी बॉडी की खाने की आवश्यकताओं को सही तरह से पूरा करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है सर हमें अब बच्चों को एकेडमिक्स से ज़्यादा नॉन एकेडमिक बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और साथ में 3 मई को ऐसा कुछ विशेष होता है, बहुत प्रिकॉशनली हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई प्रिकॉशंस ऐसी नहीं रखनी है। हाँ, जो एनटीए ने गाइडलाइंस दी हैं वो तो 100% फॉलो करनी है, लेकिन साथ में हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत ओवर डाइट कर लें और भाई 2 से 5 तक मुझे भूखा रहना है तो बहुत ज़्यादा ओवर डाइट कर लिया हमने, या बहुत हमने खाया ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं। जो रिलैक्स हमारा डेली रूटीन चल रहा था खाने पीने का, उसका एज इट इज़ फॉलो करना है अपने को। सर आपने एक लाइन अभी बोली एनटीए गाइडलाइंस, सर कोई 2-4 एनटीए गाइडलाइंस ऐसी है जो बच्चों को वास्तव में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तो आप बताइए सर। तो सर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जिस तरह के क्लोथ वियर करने हैं, पहन के जाने हैं, वो एज इट इज़ जो गाइडलाइंस मिली हैं उनको फॉलो करना है। और एडमिट कार्ड पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उन 100% उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मतलब हमें कुछ ऐसा अरे ये तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। जो गाइडलाइंस हैं सो हैं। अगर मुझे स्लीपर्स इस तरह की पहन के जानी है तो फिर जानी है, अगर मुझे कट स्लीव्स की टी शर्ट्स पहननी है तो वो पहननी है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको 100% फॉलो करना है। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा वहाँ पहुँच कर
जद्दोजहद में फंस जाए कि यार नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर रहेगा, जो गाइडलाइंस हैं उनको 100% फॉलो करना ही है बच्चों को। और बिल्कुल सर, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, समय का भी विशेष ध्यान रखना है बच्चे को, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जैसे जो बच्चे खासकर एक बार पहले भी दे चुके हैं नीट, उनको कई बार ऐसा लगता है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, 1:30 बजे तक एंट्री रहती है। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको वहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, प्लस हमें मार्जिन जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल राइट टाइम पे पहुँचना, और बल्कि मैं तो कहूँगा प्री टाइम पहुँच जाना चाहिए। यस, जैसे कि सर अभी आपने एक बात कही थी कि एक दिन पहले हमें सेंटर विजिट करके आना है, देखना है जितना भी ड्यूरेशन लग रहा है, जितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है वहाँ अपने सेंटर तक पहुँचने में, उसका आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा हमें लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हम बहुत समय से वहाँ पहुँचें, हौच पौच कंडीशन नहीं बन जाए, अचानक से कोई ऐसी स्थिति ना फंस जाए अपने साथ कि हम मेंटली परेशान हो जाएं और अंदर जाने से पहले ही हम बहुत कुछ वहाँ पर नेगेटिव कर बैठें अपने लिए। रिलैक्स मूड, एग्ज़ाम है, जितना अपने नब्ज़ पर नियंत्रण रखते हुए हम पूरे दिन को ढंग से निकालेंगे वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सही। और जिन बच्चों को खासकर थोड़ा सा एक डर सा लगता है कई बार कि यार कैसा होगा क्या होगा, तो मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा एक लिस्टिंग कर लें कि कल का क्या क्या काम आपको करना है। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे जो एंट्रीज़ है वो आपको ढंग से रखनी है। थोड़ा सा लिखने से एक ऐसा रहता है कि हाँ भाई अब बस इस कागज़ को देखना है और सेंटर के लिए निकलना है बस। ये सब बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। अगर लिस्टिंग कर लें कि कल मुझे एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो आईडी लेके जाना है, जो भी है वो एक बार लिस्ट बना के रख लें, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह जमा करके रखें अपन, जिससे हम बाई चांस कुछ चीज़ भूल ना जाएं। हाँ, और संडे भी है तो ट्रैवलिंग के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो भी कई बार बहुत कम होते हैं। यस, कुछ सिटीज़ में या कुछ सिटी के अंदर ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल भी होता मुश्किल हो है, जाता है। तो प्रिपरेशन पहले से ही रखें कि हमें जाना कैसे और कैसे वहाँ पहुँचना है। अल्टरनेट पूरा ध्यान रखें कि बाय द वे खुद का कोई व्हीकल आपने किया है वो लेट है थोड़ा सा, तो क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसका भी थोड़ा माइंड मेकअप आज ही करें, आज ही सो दैट कल हमें अचानक हड़बड़ाहट ना हो। हड़बड़ाहट ना हो। सर ये तो अभी हमने बात की है एग्ज़ाम से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको भी लगभग 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर कुमाऊं सर, तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बच्चों को ऐसा क्या कर लेना चाहिए जिससे कि वो अपना बेस्ट आउटकम वहाँ पर निकाल पाएँ अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? सर बिल्कुल सही कहा। एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चा होता है और उसको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम होने से लगभग 30 मिनट पहले बच्चा सीट पे बैठ चुका होता है। बिल्कुल। वो 30 मिनट कई बार ऐसा लगता है 3 घंटे के बराबर है। वो इंतज़ार करता रहता है और सोचता रहता है कैसा पेपर आएगा, इस बार टफ आएगा, इस बार ईजी आएगा, 2025 जैसा आएगा, 2023 जैसा आएगा, फिजिक्स ऐसा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे केस में सर सबसे पहले तो बहुत रिलैक्स होकर बैठना होगा, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपको लगता है थोड़ा सा आंखें बंद करके कुछ ऐसे ही कुछ जो आप जैसा मानते हैं, जिन इष्ट देवता को आप मानते हैं, उनका थोड़ा सा आप मन ही मन गुणगान कर लीजिए, एक तरह से थोड़ा बोल लीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने का प्रयास कीजिए। और एग्ज़ाम में जैसे ही पेपर ओपन हो, थोड़ा सा जो लाइंस लिखी रहती है इंस्ट्रक्शन, उनको जरूर ध्यान से देख लें। बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो खैर सब अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी पेपर के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूरे हैं, पेजेस पूरे हैं कि नहीं है, तो जो लिखा उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि सब ठीक ही होगा, हम तो क्वेश्चन करना चालू करें। क्वेश्चन करना तभी चालू करोगे जब एग्ज़ाम हॉल में आपको कहा जाएगा। उससे पहले तो ऊपर के पेज को अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ना ही है उसको। और जब पेपर ओपन कर लिया जाए, प्रोबेबली हो सकता है कि आपका पहला ही क्वेश्चन जैसे 2025 में था वैसा हो जाए। बहुत सारे कोड में ऐसा था कि वो बहुत टफ क्वेश्चन था वास्तव में। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी कोड में हो सकता है। तो पेपर के लिए एक बात विशेष ध्यान रखनी होती है कि ये पेपर जो भी है सबके लिए है। पहली बात तो उन सभी बच्चों के लिए जो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इजी है, मीडियम है, टफ है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें उस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर लगता है कि पहले दूसरे प्रयास में नहीं हो रहा है तो हमें क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये छूट गया तो फिर तो कैसे काम चलेगा, इतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन है मैं कैसे करूँगा, इतना मत सोचिए। कम सोचिए, मैं तो कहूँगा, बल्कि केवल और केवल दिमाग लगे क्वेश्चन सोल्व हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ ड्रॉप इट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो सकता है शुरू के 3-4 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले आपके कोड में कि वो बहुत ही टफ हों, तो उनको देख के ऐसा मत सोचिए कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ज़्यादा दिक्कत है तो अगेन मैं ये कहूँगा थोड़ा पानी पीजिए और हल्का सा आराम कीजिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट वाइज दिक्कत लग रही है, यू मे स्विच योर सब्जेक्ट ऑल्सो, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये मन में ज़रूर ठान लीजिए कि हमें हर क्वेश्चन देखना ज़रूर है, सो दैट जो आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो हमें ड्रॉप ना करना पड़े। कई बार समय की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हो जाती है कि हम 10-15 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए और मालूम पड़ा वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो उस स्थिति से जरूर बचना चाहिए और वो तभी बच सकते हैं जब जो टफ क्वेश्चंस है उनको हम छोड़ना भी सीखें। बिल्कुल। सर ये ऐसी बातें मैं जनरली क्लास में भी करता हूँ। एक स्टेटमेंट मैं बच्चों से मजाक में कहा करता हूँ
कि छोड़ दो ज़्यादा बढ़िया है छूट जाने से, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस छोड़ते हैं, मतलब ऑब्वियस बात है, अगर वो हाँ, मतलब अपनी इच्छा से छोड़ दें, हाँ छोड़ें, तो वो छोड़ेंगे जो मैं नहीं आते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये बात तय है कि अगर छूटा तो 99% प्रोबेबिलिटी इस बात की होती है कि वो हमें आता है। और कई बार बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख कि होगा अरे इस यार बात इतना का। इजी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एक्सरे का एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, यस, ऐसा क्वेश्चन छूट गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये Yes. बहुत बेसिक लाइन है टॉपिक की, पहली लाइन है। हाँ। तो ऐसा जो मलाल बोलते हैं एक तरह से, हाँ। वो नहीं हो ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। तो पेपर के दौरान सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम, आप खुद सोचिए हिंदुस्तान में इतना बड़ा एग्जाम कहाँ और कोई है, यस, जहाँ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे एक साथ एग्जाम देने पहुँचे हैं, यस, एक एग्जाम देने पहुँचे हैं। हाँ। तो ऐसा एग्जाम वास्तव में टफ तो होता है। टफ होता है, बिल्कुल। और मेरा मानना ऐसा सर कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो बच्चे जो अपने पल्स पर बहुत अच्छे तरह से नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, वो अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे वहाँ पर। जो बच्चे घबरा जाते हैं कि यार हथेली में पसीने आ रहे हैं साहब और बड़े परेशान से हो गए हैं, मुझे नहीं आ रहा अब क्या होगा, जैसा आपने कहा था एक क्वेश्चन नहीं आ रहा अब क्या होगा, रिलैक्स रहें, काम माइंड, नहीं आ रहा क्वेश्चन, डीप ब्रीथ लें, 5-6 आगे बढ़ें, अगर लग रहा है स्विच करें पेपर को, जैसा भी है कुल मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स बटोरने हैं। डजंट मैटर कि वो जो फिजिक्स जैसा का है है या पेपर। केमिस्ट्री का है या क्वेश्चन बायो का है। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स देके जाएगा और नेगेटिव अगर होता है तो वो -1 लेके जाता है अपना। तो जितना हम रिलैक्स मूड में मैक्सिमम स्कोरिंग पर ध्यान देंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, वो बच्चों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ, कुल मिला के पेपर करने के दौरान हमें ये खुश होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने कर दिए पूरे, बस खत्म। अच्छा, बच्चे पता है कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा ही सोचता कट ऑफ के जाने वाली है। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा सोच रहा है कट ऑफ के जाने वाली है, भाई वो बहुत दूर की बात है। उस वक्त इस बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस वक्त बच्चों को ये सोचना है कि मैं अपने बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ, आउटकम कैसे निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम स्कोरिंग कैसे कर सकता हूँ। और सर नीट का एग्ज़ाम अभी ऑफलाइन है, ओएमआर भी फिल करनी होती है, तो सर इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होने में बहुत कम केस होता है लेकिन बहुत दुख होता है जब बाद में पता लगता है कुछ बच्चों का कि सर ओएमआर फिल करने का समय पूरा नहीं मिल पाया। सर मैं बायो तो फिल कर दिया था, मैंने फिजिक्स इतनी रह गई। बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुन करके। कम बच्चों के साथ होता है ऐसा, लेकिन मेरी इच्छा है कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बिल्कुल। जिस बच्चे को जितना क्वेश्चंस आते हैं उसकी पूरी ओएमआर भी फिल करें, हाँ। क्योंकि वो ओएमआर ही आपको मार्क्स दिलाएगी। राइट। तो बच्चों सबसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि 2 घंटे के आसपास एक बार ओएमआर कुछ ना कुछ फिल जरूर हो जानी चाहिए। टाइम जितना आपने किया, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जो बहुत आपने प्रॉपर सीखा रखना है, है बच्चों को। जो आपने बिल्कुल। सीखा उसको अच्छे से फॉलो करें। मतलब अननेसेसरी कोई नया बदलाव वहाँ करने की जरूरत नहीं है। वो नया बदलाव केवल एक हो सकता है कि पेपर के लेवल को देखते हुए अपना आप स्विच कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। और सब आपने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लेवल के एग्जाम्स के पेपर देखे हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा तक देखा है कि जस्ट एग्जाम खत्म होते बच्चा, अरे सर सब बहुत ही बेकार था, ऐसा था वैसा, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। राइट। बच्चे रोते भी हैं कई बार। हाँ। और बाद में पता लगता है कि रैंक आया, पता पड़ा 5th रैंक एक बालिका थी सर, स्टेट पीएमटी, राजस्थान पीएमटी। उसमें एक बार इतना टफ पेपर आया कि आफ्टर पेपर फिजिक्स का पेपर, बहुत से बच्चे ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, सब आउट सिलेबस लग रहा था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे चैप्टर के 8-8, 10-10 क्वेश्चन दे दिए जो कि वेटेज वाले नहीं थे। पता नहीं क्या क्या उनके मन में विचार चल रहे थे। और वास्तव में वो साल ऐसा था कि जिन बच्चों के 50% मार्क्स भी आए ना, उनको मेडिकल कॉलेज की सीट मिली है। बिल्कुल। वो भी गवर्नमेंट सीट, वो भी स्टेट सीट आराम से मिली है। और ऐसा भी 2025 में भी हुआ। हाँ बिल्कुल, नीट एग्जाम में। बिल्कुल। और सर 24 में उल्टा भी हो गया था। हाँ तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत चीज़। हम वो बात अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जाम के बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को भी एग्जाम के पहले भी बच्चों को अच्छे से मोटिवेट रखना है। उनको उनका साथ देना एक तरह से। तो ऐसे ही मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बच्चे को आगे कैसे क्या करना चाहिए, उसे क्या एक्टिविटीज़ उसे करनी चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए सर। एग्ज़ाम मतलब जो परीक्षा ये होने वाली है 3 मई को नीट की 2026, कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरी ओपिनियन ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जो परिणाम होते हैं उनमें 2 काम होते हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। और दोनों ही लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम है वो लास्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को अगर हम सक्सेस पा भी लेते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, तो अभी तो बहुत जीवन में बहुत एग्जाम्स देने हैं। हाँ सर, एमबीबीएस करेंगे तो उसके दौरान भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। इवन दो अगर आपकी एमबीबीएस पूरी हो जाती है, फिर पीजी और ये और वो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है। सीखते हैं बहुत अच्छी बात है, और जीतते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन लाइफ में हमें ये अपना उसूल बना लेना चाहिए, एक नियम बना लेना चाहिए। अगर मैंने किसी फील्ड में कदम रखा है, आज नहीं कल मैं जीतूंगा।
बिल्कुल आज सही, नहीं इसमें कल मुझे जीतना तय है मेरा, मैं जीतूंगा। कभी अपने आप को बैकफुट पर ले जाकर नहीं खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलें, हमेशा एकदम अग्रेसिवली खेलें, बढ़िया तरह से खेलें गेम को। और ठीक है, एक गेम हार गए, लेकिन अपन चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर जीत हार चलती है, लेकिन फाइनली चैंपियन वही बनते हैं जो अपने आप को सक्षम बनाते हुए बिना किसी डगमगाए आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी जीत हार को इतना ज़्यादा फोकस ना करते हुए। वो ऐसे व्यक्ति फिर चैंपियनशिप जीतते हैं। और मुझे लगता है इस वक्त पेरेंट्स का भी बहुत अहम रोल होता है। आफ्टर एग्जामिनेशन, इस 3 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से बातचीत खुल के करनी चाहिए, पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। और परिणामों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, रिजल्ट जब आएगा तब देखेंगे। किसी को नहीं मालूम होता कट ऑफ क्या जाने वाली है, मतलब एग्ज़ाम का इंस्टेंटली मालूम नहीं होता। ठीक है, 15-20 दिन के अंदर जब मार्क्स आने शुरू होते हैं बच्चों के, तो एक अनुमान थोड़ा बहुत लगाना शुरू कर देते हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी जब तक परिणाम नहीं आ जाए, रिजल्ट्स नहीं आ जाते, हमें बैकफुट पर नहीं आना होता है, हमें कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद बंधी रहती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर आपसे कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि एमबीबीएस ही करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि केवल एक यही फील्ड नहीं है। ऐसा बच्चा जिसने कि बायोलॉजी ऑप्ट की है, उसके लिए बहुत सारे फील्ड्स होते हैं बिल्कुल सक्सेस सही है। पाने के। वो चाहे बीडीएस करें, चाहे वो वेटनरी लें, वो होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, बहुत 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 फील्ड है सर। और जिस फील्ड में आप कदम रखोगे और वहाँ जम के मेहनत करोगे, तो सक्सेस तो सर वहाँ भी मिलनी है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर होता है, डजेंट मैटर कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है या होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। मेरा मानना है कि लाइफ में सक्सेस जरूरी है, ना कि ये छोटे मोटे एग्जाम्स के बारे में हम कुछ बात करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने, केवल एमबीबीएस ही ऐसा नहीं है जो कि डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। Yes. इवन सर मैंने तो बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन उन बच्चों ने मेहनत करना अगर सीख लिया ना, तो उनके मेहनत का परिणाम अच्छा ही आएगा। वो बीएससी में भी अच्छा करेंगे, उसके बाद के जो एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, या मान लो किसी और फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक बात जो कन्फर्म हमें सीखनी होती है, मेहनत जरूर करना होता है। मेहनत जरूर करना। और जो आपने शुरू में कहा कि सर हम सीखते हैं जीतते हैं, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे, ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने इवन कलाम सर का भी पढ़ा हुआ है। उन्होंने फेल टर्म को अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया हुआ, FAIL को, कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये आपका पहला प्रयास है जिसमें आपको सीखे हो, राइट। उसका परिणाम सीखना और जीतना दोनों हो सकता है। बिल्कुल। बाकी एक चीज़ और मैं कहूँगा सर कि बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा माइनर डिस्कशन पेपर का जो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से कीजिए ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट डिस्कस नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा, इसमें ऐसा और उसमें वैसा वैसा हो गया, अब भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए। मैं तो ये तक कहूँगा कि थोड़ा अपना जो डेली रूटीन आपका बना हुआ है अभी, उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए। अब अगर आपको लगता है कि आप लोग कोई प्लान बना रखा है कि घूमने का, तो जाइए घूमने। बिल्कुल। परिणाम आ जाएगा, जब आना होगा तब आ जाएगा, तब का तब देखेंगे। हाँ, तब का तब देखेंगे। अभी 2-4 दिन दोस्तों के साथ घूमिए, परिवार के साथ घूमिए। थोड़ा अपना जो डेली रूटीन आपका बना हुआ था, काफ़ी हेक्टिक रहता है सर, इतना बड़ा एग्जाम देना हर किसी के बस की बात नहीं है सर, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। बिल्कुल। तो अब उस मेहनत का परिणाम आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। मेरी एक इच्छा जरूर है कि बच्चे आराम से अपना एंजॉय करें। कोई हॉबी थी आपकी कुछ, उसको थोड़ा सा वापस से एक्टिवेट करें, थोड़ा घूमें फिरें खेलें, ऐसा जरूर करें। हाँ, और सर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के बाद भी। ठीक है, वो 3 घंटे बच्चों को वहाँ निकालने हैं, अपने दम पर निकालने हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा और बाद में भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। हमें किसी भी तरह से या यूँ कहें कि हर तरह से बच्चों को मोटिवेटेड रखना है, रिलैक्स मूड में रखना है, बच्चा परेशान ना हो, बच्चा किसी भी तरह से परेशान ना हो, मेंटली कोई परेशान ना हो। और इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार डार्क चॉकलेट अगर खा के जाते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम करने का, ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का, छोटी मोटी टेंशन, एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा है। तो अगर पॉसिबल, ऐसा एसेंशियल नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, आपको अच्छी लगती है और आप फिजिबल आपके लिए खाना, हाँ, तो खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ भी आप काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो पेरेंट्स को बच्चों को समझाना है कि रिलैक्स रहना, कूल रहना, बाकी अपन देख लेंगे। और बच्चों चाहे तो आप खुद गौर कर सकते हैं, आपने भी इतनी अपनी ज़िंदगी में कई नाम सुने होंगे, कई लोगों को आप जानते होंगे, सारे लोग जितने भी फेमस है या सक्सेसफुल है, उनकी थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री आप देखिए। क्या वो सबके सब IITians हैं? क्या वो सबके सब MBBS हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग जहाँ जैसी अच्छी मेहनत करते हैं ना, उनका परिणाम अच्छा ही आता है। अच्छा आता है। ठीक, एक स्पेसिफिक एग्जाम में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मैंने वो टर्म लिया था सक्सेस,
तो वो सक्सेस टर्म इसीलिए मैंने काम में ली थी कि सक्सेस ज़रूरी है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना या उस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्म करना, ये इंपॉर्टेंस की जगह पर लाइफ में, होल लाइफ में सक्सेसफुल होना, ये बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता और सर बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कोई पहला एग्जाम नहीं है। Yes. ये 12वीं पास लगभग कर चुके हैं बच्चे, लगभग अपनी ज़िंदगी में 12 बड़े बड़े एग्जाम तो दे चुके हैं ये। यस यस, ठीक है, फर्स्ट क्लास का एग्जाम छोटा होता होगा, लेकिन वो भी था तो एग्जाम ही। एग्ज़ाम ही तो बच्चों ये मान के चलो कि आपने एग्जाम देना सीखा है, और यहाँ तक कि आपने मेडिकल की तैयारी की है, तब भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। बिल्कुल। तो ये उसी तरह से एक एग्जाम है बस सिर्फ, हाँ। और उसका अगला पड़ाव भी एक एग्जाम ही होगा कोई ना कोई। यस यस, वो आप जिधर भी जाएंगे, फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, वो बीएससी का एग्जाम होगा, बीडीएस का एग्जाम होगा, एमबीबीएस का एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, और ये तो एकेडमिक एग्जाम्स हैं सर। Yes. लाइफ के दूसरे एग्जाम्स भी होते ही रहते हैं। अपनी परीक्षा तो हमेशा चलती ही रहती है। Yes. कभी मौसम की परीक्षा होती है, कभी बारिश आती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी क्या होता है। ये सारे टेस्ट भी सारे इंसान देते ही हैं, बिल्कुल सब अपनी अपनी। और सर मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, जितने कूल एंड काम माइंड रहकर हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी हो जाती है सक्सेसफुल होने की। इसमें भी सर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, एक इक्वेशन पढ़ी हुई है मैंने बेसिकली, E+R=O, इवेंट प्लस रेस्पॉन्स इक्वल्स टू आउटकम। जो इवेंट होना है, जो घटना होनी है, वो हो रही है, लेकिन उसका आउटकम कैसा होगा, उसका परिणाम कैसा होगा, वो आपके रेस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड कर कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसा उसके रिएक्शंस दे रहे हैं। तो आपका पूरा ओवरऑल जो एक तरह से मनस्थिति है, उसके अनुसार परिणाम आता है। यस यस, ऐसा नहीं कि ये हो गया तो इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, बीच में हमारा रेस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सकता है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा होता है पेपर देने के बाद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत रहे, आराम से मन को खुश रखें, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो आपकी इच्छा है खाने की, घूमने की, वो उसको पूरा करें, सेलिब्रेट करें। हाँ। हमने एक एग्ज़ाम दे के आए हैं, उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। परिणाम क्या आएंगे वो बाद में देखा जाएगा। सर आज आई थिंक ये छोटा ही सेशन था, बिल्कुल। हम बच्चों से कभी और बात करेंगे। Yes. बच्चों हमारी तरफ से फिर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से एग्ज़ाम के लिए जाओ, बढ़िया से एग्ज़ाम दो, और बढ़िया से एग्ज़ाम के बाद एंजॉय करो। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।